चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स का, यानी कि मैट्रिसेस का, हम एक क्लास कर चुके हैं। उसमें आपको मैट्रिक्स क्या है, उसके अलावा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स, एंट्रीज, ये सारी चीज़ आपको बताया गया था। और मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करना है और मैट्रिक्स को किस कोष्ठ से दिखाना है, सारा जो बेसिक नॉलेज था वो आपको दिया गया था। उसके अलावा उसमें जो हमारा एक्सरसाइज 5 का ये था, और 5 का एक अगर बात किया जाए तो भारतीय वन का बुक और जो नया एडिशन बुक आया हुआ है जिसमें दोनों वॉल्यूम को एक ही बुक में सम्मिलित कर दिया गया है, उसका जो एक्सरसाइज था उसका आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया गया था। उसमें कुछ प्रश्न भी हमने देखा था और उसके अलावा कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया था। उम्मीद है कि सारा होमवर्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, बन गया होगा, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज जो हमें पढ़ना है मैट्रिक्स में, आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स का, यानी कि मैट्रिसेस का, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अव्यूह का विभिन्न प्रकार। ये जो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, किसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है, इसी का जानकारी आज हमें लेना है। अब इसका जानकारी लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये जान जाते हैं। अब क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या किया जाएगा कि प्रश्न दिया जाएगा, अव्यूह दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा क्या बताइए ये जो अव्यूह है, ये जो मैट्रिक्स है, किस टाइप का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, किसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा, तो फिर आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हो सकती है, कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। उसी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक को हमने उठाया है वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अव्यूह का विभिन्न प्रकार। अब चलिए, ये जो अव्यूह है इसको हम अव्यूह लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम अव्यूह लिखेंगे और जब हमने यहाँ मैट्रिसेस दिया है तो हम इससे अव्यूह लिखेंगे, अव्यूहों का विभिन्न प्रकार। पूरे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स जो चैप्टर है अलजेब्रा के अंडर में आता है और मैट्रिक्स के हमें 10 प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, आज के क्लास में जहां तक संभव हो पाएगा वहां तक आप लोगों को मैट्रिक्स का प्रकार बता दिया जाएगा, ताकि कभी भी अगर आपको प्रश्न बनाना है या आप मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो देख कर ही आप पहचान जाए कि अच्छा ये इस टाइप का मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, सपोज दैट कि अभी हमने यहाँ पे एक लिखा मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपके माइंड में एक ही बात चलेगा कि अरे हम तो सिंपल सा एक मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। पता कैसे चलेगा, इसी चीजों की जानकारी के लिए आज हम मैट्रिक्स का प्रकार पढ़ेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण वाला जो लाइन है वहां पे सारे एलिमेंट्स सेम हो, और उसके बाद नॉन डायगोनल, यानी कि जो विकर्ण वाला रेखा नहीं है वहां का सारा एलिमेंट्स 0 हो, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसे हम स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसे हम स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहेंगे, तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी इसका 3 एलिमेंट्स है, इधर भी इसका 3 एलिमेंट्स है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है। ये स्क्वायर रूप का है, वर्ग के रूप का है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया है 5 0 0 4 3 2, बताइए ये कहीं से वर्ग आपको बनाते हुए दिख रहा है, ये कहीं से आपको स्क्वायर बनाते हुए दिख रहा है? नहीं। वर्ग का मतलब होता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई सभी आपस में क्या हो, सेम हो, बराबर हो। लेकिन यहाँ आप देखिए ये वाला भुज आपका इतना बड़ा बन रहा है और ये वाला छोटा है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो नहीं सकता है। यही वजह है कि आज हमें करना क्या है, आज हम जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार है, 10 मैट्रिक्स के प्रकार है, उस 10 को आज हम पढ़ेंगे। 10 तो आज संभव नहीं है, जहां तक संभव हो पाएगा करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला हमारा जो आज मैट्रिक्स का प्रकार है उसे हम रखते हैं रो मैट्रिक्स। क्या रखते हैं? रो मैट्रिक्स। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है आज का
उससे हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। बैक क्लास में आपको पता है कि रो का मतलब होता है पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति, और मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव, क्या होता है, अवयव, यानी कि पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, व्हाट इज रो मैट्रिक्स। ये जो रो मैट्रिक्स है ये क्या होता है, पंक्ति अवयव क्या होता है, तो वैसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो में लिखा गया हो, एक पंक्ति में लिखा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें से सिर्फ क्या रो हो, सिर्फ उसमें एक रो हो, ओनली वन रो हो, कितना रो हो, एक अगर रो है, यानी कि एक पंक्ति है, रो बोले तो पंक्ति, अगर हिंदी का बात करें तो रो को हम पंक्ति और कॉलम को हम स्तंभ से दिखाते हैं। ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, एक रो हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसी को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम लिखते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, ए के बराबर में 6 4 3 6। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में रो कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे रो है, और अगर कॉलम का बात किया जाए तो 1 2 3 और 4 कॉलम यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके ऑर्डर का बात किया जाए तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 1 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जहां पर आप देखेंगे कि अगर एक पंक्ति में अगर मैट्रिक्स को लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है, अगला हमारा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। ठीक है, ये स्तंभ अवयव क्या होता है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। ठीक है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसे हम कौन सा अवयव कहेंगे, तो उसे हम स्तंभ अवयव, इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या वो कॉलम हो, एगो कॉलम हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो, क्या हो, एक स्तंभ हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आपको इतना याद रखना है कि जो आपका रो मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है, उसमें पंक्ति एक होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। ठीक है, कॉलम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉलम भी कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, उसमें सिर्फ रो एक और कॉलम जितना मन होगा उतना हो सकता है। लेकिन जब हम स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो इसमें कॉलम एक और पंक्ति जितना मन हो उतना हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल का, तो आज हमें एग्जाम्पल क्या मिलेगा, तो ए के बराबर में। आपको पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, आपको बैक क्लास में भी बताया गया है। चलते आगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 3 6 5। जरा आप इसे देखिए, ये जो आपका मैट्रिक्स बना है इसमें कॉलम कितना है, स्तंभ कितना है, एक है, और इसमें पंक्ति कितना है, तो इसमें पंक्ति 1 2 3 और 4, 4 पंक्ति है। यानी कि अगर इसके ऑर्डर का बात किया जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 4 into 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 into 1। यानी कि यहीं से पता चल रहा है कि इस अवयव में, इस मैट्रिक्स में 4 पंक्ति और एक कॉलम है। ठीक है, और जिस अवयव में, जिस मैट्रिक्स में एगो अगर कॉलम आ रहा है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, और जिस अवयव में, जिस मैट्रिक्स में एगो रो आ रहा है वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं, बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
अब आगे जो हमारा मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? तो जीरो और न्यूल मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगला हमारा पॉइंट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को न्यूल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में जीरो का कुछ वैल्यू होता नहीं जब तक अगर उसके सापेक्ष कुछ संख्यात्मक मान दूसरा ना हो तो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का अगर बात करें तो जीरो को हम क्या लिखते हैं? शून्य। शून्य अव्यूह। ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये कैसा होगा? तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, जिसके सारे एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, सारे एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर आपको इसके ऑर्डर पे नहीं जाना है, ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स होगा सारा एलिमेंट्स इसमें क्या होगा? जीरो होगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स होता क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स, जिसके सभी अवयव, जिसके सभी तत्व, तत्व बोले या अवयव बोले, जिसके सारे अवयव, सारे तत्व, सारे एलिमेंट्स या सारे एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मान लीजिए बाबू, अगर कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल में A इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप कहेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एंट्रीज है, सारा क्या है? तो सारा जीरो है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ दे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? यानी कि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, यानी कि 2 इसमें पंक्ति और 2 स्तंभ है, सॉरी 2 into 3 है, यानी कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे बी के रूप में हम लिखते हैं 0 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 0। आप देख रहे हैं सारा मान इसमें का क्या है? जीरो है। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, शून्य अवयव है। अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ दे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 into 3, यानी कि इसमें 4 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 4 रो और 3 कॉलम है, यानी कि यहाँ पर m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3 है। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं? चलते अब आगे। अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है? तो चौथा पॉइंट हमारा जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर का बात किया जाए तो स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोला जाता है। जो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5 क्लास में भी पढ़ना है कि स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है। तो वर्ग वैसे चतुर्भुज को कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वही आज हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अभी ये वर्ग आव्यूह होगा क्या? आपको पता है कि वर्ग होता क्या है? तो वर्ग वैसे चतुर्भुज को कहा जाता है जिसका लंबाई और चौड़ाई सभी आपस में क्या हो? बराबर हो। जब हम वर्ग आव्यूह का बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही लॉजिक लगेगा कि वैसा आव्यूह जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी कि रो और कॉलम सेम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें
रो और कॉलम दोनों सेम हो तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम। रोज लिखिए और कॉलम्स लिखिए। आर कॉल्ड, सॉरी आर कहां से लिख दिया, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो सेम हो और कॉलम सेम हो, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगाकर लिख देते हैं, या आप स्टार लगाकर ना लिखिए तो आप सीधे इसमें घेर दीजिएगा। यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे m बराबर हो जाएगा n, यानी कि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होता है। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल किस टाइप का हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा a के बराबर में। मान लीजिए कि अगर हम 3 गो रो ले रहे हैं तो हमें कॉलम भी कितना लेना है? 3 ही कॉलम लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 4 3 6, अगर हमने 3 कॉलम लिया तो रो भी हमें 3 लेना है, 5 4 2 6 3 4। ठीक है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कैसे? तो इसका आप ऑर्डर देखिए, इसमें ये जो आपको ऑर्डर इसका मिलेगा 3 into 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 into 3। जब हमारा ये जो ऑर्डर है m into n, ये अगर दोनों यहाँ पे m और n का वैल्यू सेम हो तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं b के बराबर में, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 3 0 4, अगर हमने यहाँ पे 4 पंक्ति यानी कि 4 हमने रो लिखा तो कॉलम्स भी हमें कितने बनाने होंगे? 4 ही बनाने होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 6 7 3 2 1 5 2 4 3 1। ठीक है, इसका जो आपका ऑर्डर मिलेगा, इसका जो ऑर्डर है वो 4 into 4 का है। ठीक है, 4 into 4 का है, जहां पे 4 पंक्ति और 4 स्तंभ है। ठीक है, अगर स्तंभ और पंक्ति दोनों सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। समझने में कुछ दिक्कत नहीं। बढ़ते अब आगे। अगला जो हमें पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, अगला जो आपका है 5वां है, लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगर बात किया जाए तो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण अवयव का अव्यूह। ठीक है, इसे हिंदी में विकर्ण अवयव का अव्यूह बोला जाएगा। विकर्ण होता क्या है? तो आप आयत में भी विकर्ण पढ़े हुए हैं, वर्ग में भी विकर्ण पढ़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे कोई वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, तो इस वर्ग में विकर्ण होता क्या है? तो ये जो तिरछा रेखा खींचा जाता है इसी को हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। ठीक है, इसी को हम डायगोनल कहेंगे। चलिए, आपको बैक क्लास में मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप था वो पढ़ाया गया था। आपको कैसे पढ़ाया गया था? तो इसका तो शॉर्ट फॉर्म AIJ आपको बताया गया था। और जब टोटल अगर आपको मैट्रिक्स लिखना हो, मैट्रिक्स लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। जरा आप इसे वर्ग मान लीजिए, सपोज दैट कि ये एक वर्ग है, ये पूरा बंद आकृति है और इसमें ये जो एंट्रीज दिया गया है, जो एलिमेंट्स लिखा गया है, इसमें जरा आप विकर्ण देखिए। अगर आप विकर्ण को मिलाते हैं बाबू, अगर आप विकर्ण को मिलाते हैं तो आपको जो भी एलिमेंट्स मिलता है, जो भी एलिमेंट्स मिलता है वो एलिमेंट्स किस टाइप का है, तो A11 है, A22 है और A33 है, यही है। इसमें आप एक सिमिलरिटी देख रहे हैं, क्या चीज, तो यहाँ पर ये जो I है और J है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर जो I है और J है, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ जो I है और J है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें ये जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, विकर्ण के आधार पर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे क्या कहा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके साथ ही एक शर्त निकल कर के आएगा, तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसमें I और J जो M और N के बराबर में होता है, यानी कि जो पंक्ति और स्तंभ को दिखाता है, रोज और कॉलम्स को दिखाता है, वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम पढ़ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है, विकर्ण अवयव का अवयव में होता क्या है, तो ये जो विकर्ण हम बनाए हैं इसमें जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर में जो पंक्ति और ऑर्डर कह रहे हैं, इसका जो M और N होगा, I और J होगा, यानी कि इसका जो पंक्ति और स्तंभ को दर्शाने वाला पॉइंट होगा वो सारा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसको रहने देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे ए डायगोनल A diagonal matrix having all elements are in a diagonal row। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग, एक डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर, जितने भी अवयव होंगे इन ए डायगोनल रो, वो एक किस पंक्ति में होंगे, तो विकर्ण वाले पंक्ति में होंगे। कभी भी विकर्ण कैसे खींचा जाता है, तो तिरछा खींचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शर्त लिखते हैं, यहाँ पे हम शर्त लिखते हैं, इफ Aij इज अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, हम लिखते हैं कि इफ Aij, ये जो Aij है ये क्या है, ये एक डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि विकर्ण अवयव है। तो हेयर यहाँ I इक्वल टू J, यहाँ पर I J के बराबर में होगा, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना, आप डायगोनल एलिमेंट समझ चुके हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए इसमें कि बाबू आप हमें एग्जाम्पल दीजिए कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन कौन है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा A11, A22, A33। अगर मान लीजिए ऑर्डर और आगे बढ़ गया, ऑर्डर और आगे बढ़ रहा है, तब हमें क्या मिल सकता है, तब हमें मिल सकता है A44, ठीक है। हमें इतना याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में ये जो I और J है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसी को कहा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला जो है, अगला पॉइंट नहीं है, अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स का अगला जो टाइप है वो कौन सा होगा, तो वो है
डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके माइंड में आएगा तो अभी वही तो पढ़े हैं, तो नहीं, अभी आपने उसे नहीं पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि विकर्ण अवयव। अब देखिए विकर्ण अवयव में होता क्या है, हम एक अवयव एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया, आपके सामने है 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्यों हुआ, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि यदि नन डायगोनल, यानी कि यहाँ पे जो नन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो, टोटल नन डायगोनल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन होता है, तो जस्ट पिछले वाले में आपने समझ लिया है कि तिरछा रेखा वाला, इस तिरछा रेखा में जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ देखिए A11, A12, A13, A21, A22 और A23, और उसके बाद A31 और A32 और A33। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये कहता है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसे हम कहेंगे, इसे हम अगर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स इधर है, 3 एलिमेंट्स इधर है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे नन डायगोनल एलिमेंट्स, नन, ठीक है। ये हमारा नन डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। जब किसी एलिमेंट में, जब किसी मैट्रिक्स में जितने भी नन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारा नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पर कोई भी डिजिट आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है, तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल रेखा में डायगोनल रो में कोई संख्या होगा, और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो होंगे, क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अगर इसका हमें डिफिनेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स, A matrix which have all non-diagonal elements are zero is called डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वह मैट्रिक्स जिसमें का प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जो विकर्ण की रेखा से अलग का एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखेंगे ए के बराबर में,
एक मैट्रिक्स लिखना है और हमें याद रखना है कि जब हम डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो डायगोनल रेखा है वहां कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ डिजिट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। अगर हम यहाँ पे 4/4 का अगर हम यहाँ पे 4/4 का अगर मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 0 0 0, यहाँ पे 0 5 5 0 0 0 0 8 0 1 1 नहीं होगा 0 0 0 6। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो एक विकर्ण का रेखा है यहाँ पे सारा संख्या आया और उसके बाद यहाँ पे जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं। आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए इसमें एक और चीज आप देखेंगे, अगर सेम ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये जो डायगोनल लाइन है इसके इधर जितने एलिमेंट्स होंगे यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उतना ही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इधर भी होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स को दिखाना हो, अब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसे हम क्या करते हैं, जब भी अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स को लिखना होता है तो हम इसे लिखेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे DIAJ। क्या लिखेंगे, DIAJ। यहाँ पे हम बड़ा जो हमारा बड़ा कोष्ठ है जिसमें मैट्रिक्स लिखते हैं उससे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 7 5 8 6। आपको आगे क्या लगाना है, DIAG लगाना है। इससे पता चलता है कि कौन सा मैट्रिक्स आपने लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का 4 गो, सपोज दैट कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का 4 गो एलिमेंट दे दे, अगर आपसे पूछे कि बाबू अब आप इसका मैट्रिक्स लिखकर बताइए, आप लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। चलिए हम आपको लिखकर दिखाते हैं। 4 गो वाला का तो लिखा ही हुआ है, 3 गो वाला का दिखाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया है F यदि DIAJ जो किसे दिखाता है, डायगोनल को दिखाता है, इक्वल टू 2 4 6, व्हाट इज इट्स मैट्रिक्स एंड राइट इट्स ऑर्डर। ठीक है, अगर लिखा गया सपोज दैट कि दे रहा है कि इफ DIAZ इक्वल टू 2 4 6, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया और ये तीनों एलिमेंट किसका है, डायगोनल का है, यानी कि विकर्ण वाले रेखा का है। अगर अब आपसे कहा गया कि बाबू आप इसका मैट्रिक्स बनाइए और इसका ऑर्डर भी लिखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जब 3 गो एलिमेंट्स दिया गया, जब ये यहाँ पर 3 गो एलिमेंट्स देगा तो आप श्योर हो जाइएगा कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये किस ऑर्डर का बनेगा, 3 into 3 ऑर्डर का बनेगा। आगे बढ़ाते हैं, अब हम मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे A के बराबर में। ठीक है, ये जो भी मान है ये विकर्ण वाला है यानी कि तिरछा वाला है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो हमें यहाँ 0 और 0 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स बनाना है किस ऑर्डर का बनाना है, 3 into 3 का। ठीक है, अब आइए दूसरा में 4 है तो 4 आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक है, और ये जो आपका 6 है ये कहाँ पे आएगा, तो ये 6 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स बन के रेडी और ये आपका ऑर्डर रेडी। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अगर सपोज दैट कि एक और ऑर्डर बढ़ा दे, एक और ऑर्डर बढ़ा दे 4/4 कर दे, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ाएगा, तब यहाँ पे कर देगा एक और कुछ भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए -3। ठीक है, तब आप कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और हम लार्ज करेंगे। फिर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस डायगोनल में भी अधिकांश टाइम में आपको क्या दिया जाएगा कि m और n बराबर ही दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए ऐसा शर्त जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए ऐसा शर्त जरूरी नहीं है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब हमें अगर 4/4 ऑर्डर का लिखना होगा, तो हमने यहाँ पे 4/4 ऑर्डर लिख दिया,
ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि डायगोनल में ये जो ऑर्डर में m और n है ये सेम ही हो, इतना आप याद रखिएगा। फिलहाल अभी आपका ये जो टॉपिक है आपके सामने नया है और आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे m और n समान लेकर चल रहे हैं, बराबर लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। अब चलिए, जब एक और ऑर्डर बढ़ा तब हम यहाँ पे एक और जीरो, यहाँ पे एक और जीरो, यहाँ पे एक और जीरो, लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट्स है क्या है, -3 है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4/4 का। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? क्लियर है ना? ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें विकर्ण वाला रेखा ये जो विकर्ण वाला रेखा है, यहाँ पे कुछ संख्यात्मक मान होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है, इसे हम कौन सा एलिमेंट्स कहते हैं? नॉन डायगोनल। क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल। इसे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि अगर एक डायगोनल एलिमेंट्स एक डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अब आगे जो आपको पढ़ना है, अब आगे आपको पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, आपको पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में अदिश अव्यूह कहते हैं। अदिश अव्यूह कहते हैं। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा क्या? तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें पिछला मैट्रिक्स में आपको बताया गया है कि वहां पे m और n दोनों आपस में बराबर, हमेशा बराबर ही हो, ये आवश्यक नहीं है। आपको सहूलियत के लिए m n बराबर वाले मैट्रिक्स को पढ़ाया गया है। लेकिन ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, इस स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो m और n है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों हमेशा बराबर रहेगा, और जो डायगोनल रो है, यानी कि विकर्ण वाला लाइन है, उसमें जो भी मैट्रिक्स आएगा वो सेम आएगा, और उसके अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, एक बार एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्या मैंने बोला है? अभी आपको मैंने बोला है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होगा। मान लेते 3x3 ऑर्डर का है, ऑर्डर इसमें सेम होगा, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का संख्या आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डायगोनल रो है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे सारे एलिमेंट्स आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? 2 आएगा। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, सारे क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। यही आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? अदिश अव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कहीं यह लिखा हुआ है, एक और मैट्रिक्स हम लिखकर आपको दिखाते हैं, B इक्वल टू बताइए, ये स्केलर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो डायगोनल लाइन है ये आपस में क्या है? बराबर है। इसका डायगोनल लाइन आपस में बराबर है, और नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट्स इसके कितने हैं? जीरो है। ठीक है, चलिए इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग
ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स is 0 and diagonal elements is equal is called स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स होगा क्या? तो स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसका सॉरी इसमें थोड़ा और पॉइंट लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, लिखेंगे ए स्केलर मैट्रिक्स हैव सेम रोज एंड सेम कॉलम्स। ठीक है, एक स्केलर मैट्रिक्स के पास सेम रो मतलब जितना रो है उतना ही क्या होता है, कॉलम होता है, यानी कि m बराबर यहाँ पे n होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑर्डर हम लिखेंगे और ऑर्डर में जो m n आएगा ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हम याद रखेंगे कि अगर जब हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें डायगोनल लाइन है, उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सारा का वैल्यू सेम होगा। उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होगा और इसके ऑर्डर में m और n दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना समझने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या? ये जो आपका स्केलर मैट्रिक्स था ये आपका 7वां आज का पॉइंट था। आपको कुल मिलाकर मैट्रिक्स के 10 प्रकार पढ़ने हैं, 3 प्रकार नेक्स्ट क्लास में करवाकर और फिर आपका अगला जो एक्सरसाइज है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, क्लियर है?